अस्सलाम वालेकुम। FM 102.2 वॉइस ऑफ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अज़्म पाकिस्तान और edu.tv.hec से प्रोग्राम सेहत क्यों जरूरी है के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अरूज अयूब। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजहर चुगताई जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं और पीडियाट्रिशियन भी हैं। हमने इनके साथ पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, वो कितना सवेयर हो सकता है, उसकी कॉजेज क्या होती है, और सिकल सेल डिजीज के बारे में भी हमने इनसे बात की थी। और इन्होंने हमें बताया था कि टेलीमेडिसिन के थ्रू जो बच्चों का चेकअप है वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, पेरेंट्स को डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए। और हमारी बात हुई थी कि पेरेंट्स की सब डॉक्टर से भी पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को वक्त दें, उनका ख्याल रखें और उन पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं। और बच्चों को पोलियो की वैक्सीन जरूर दिलवाएं। आज हम इनसे बात करेंगे कि बच्चों की जो डिफरेंट हाइट से रिलेटेड मसले होते हैं, क्या मिसाइल होती है, उनकी क्या वजूहात होती हैं। और हम बात करेंगे कि डिफरेंट वर्म्स जो बच्चों में पाए जाते हैं वो किस वजह से होते हैं, उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, और होम रेमेडीज जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या यूजफुल होती हैं उनके लिए, क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस सब पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जो इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं बच्चों में, उसके क्या कॉजेज होते हैं? क्योंकि WHO के मुताबिक 10% जो लोग होते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में वो इससे इन्फेक्टेड होते हैं, क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड में जो कंटेमिनेटेड सोर्स से पानी आ रहा होता है उसकी वजह से शायद ये इन्फेक्शन होता है। और इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? आपने बता दिया जवाब खुद ही, आपने तो जवाब दे दिया है ना। जो पानी है हमारा, ये अगर साफ नहीं होगा, कंटामिनेटेड सोर्स होगी, इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जगह से जो है वो चीज़ें शामिल हो जाएगी, गंदे नाले का पानी शामिल हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी। या हम सब्जी को बगैर धोए खा लेंगे, अच्छी तरह साफ किए बगैर, तो ये तो मेन वजूहत है। या अगर जो है बच्चे जो है वो मिट्टी में खेल रहे हैं और उसके बाद अपने नाखून जो है वो काट रहे हैं, चबा रहे हैं, तो इस टाइप की चीजें जो होती है, तो ये खाने पीने से ही लगते हैं। तो पानी एक बड़ी सोर्स है, और वो खाना जो अच्छी तरह ना पकाया गया हो, ये दोनों चीजें जिसकी सोर्स है। अच्छा सर, नेचुरली वर्म्स को ट्रीट किया जा सकता है, जैसे कि सफाई का ख्याल रखे, जैसे अभी आपने कहा? जी बिल्कुल, वैसे नेचुरली तो जाहिर बात है, अगर आप अपने चीज़ों को साफ रखें, खाने पीने की चीज़ों, तो चांसेस है कि आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई बच्चे की माँ ये शिकायत करती है कि बच्चा मेरा जो है वो पॉटी की जगह को खुजाता है, रात में ज़्यादा खुजाता है, और या मैंने खुद कीड़े देखे हैं, छोटे छोटे जो है पिन वर्म्स या सफ़ेद थ्रेड वर्म्स, तो फिर उसके लिए हम करते ये हैं कि एक तो हिस्ट्री पे ज़्यादा रिलाय करते हैं कि माँ ने क्या चीज़ देखी। दूसरा जो हम ये करते हैं कि स्टूल DR, पॉटी का टेस्ट, वो हम कर लेते हैं। उसमें जो है वो उस वर्म्स की जो है वो सेस्ट, ओवा या वर्म्स वो नजर आ रहे होते हैं। उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर दवा होती है, कई दवाएं उसकी हैं पर्टिकुलर, वो फिर उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये करना चाहिए, साथ में हिदायत देते हैं कि पानी को उबाल के पिए, छान के पिए, सारी चीजें। जी। तो सर, पिन वर्म्स जैसे अभी आपने बात की, वो क्या होते हैं छोटे और छोटे उन्हें उनकी बिल्कुल क्या होने की क्या वजह है? यही है कि गंदगी की वजह से? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो है वो, आपके अगर नाखून बढ़े हुए हैं और आपने जो हाथ धोए बगैर खाना खाया है, आप मिट्टी से उठ के आ गए, ये बच्चा जो है वो इधर उधर खेल रहा था, मिट्टी में लगा हुआ था, वो उसने अपने हाथ मुंह में डाले हैं, तो यही सोर्स है हमारे, इसको ओरल रूट ही कहते हैं, कि आपके खाने के जरिए, पीने के जरिए, खाने के जरिए। सर, पिन वर्म्स और इंटेस्टाइनल वर्म्स में क्या फर्क है? दोनों एक ही चीज है ना। इंटेस्टाइन का मतलब तो यही है ना कि आपके जो आंतों के अंदर वर्म्स है। वर्म्स की कई किस्में होती है ना, थ्रेड वर्म्स, पिन वर्म्स, टेप वर्म्स, हुक वर्म्स। तो वर्म्स तो सारे हैं, सारे कीड़े हैं ना। ये मुख्तलिफ कीड़े जो है वो आपके खाने पीने के रास्ते ही, मुंह के रास्ते आपके जिस्म में दाखिल होते हैं। पेट की इन्वायरमेंट इनके लिए बड़ी अच्छी है, वहाँ ग़िज़ा भी मौजूद है, वहाँ ये फलते फूलते हैं, तंग करते हैं आपको। और सर, ये भी होता है कि वर्म्स की वजह से भूख ज्यादा लगने लगती है, या इस तरह से भी होता है? कहते हैं ये, लेकिन ये कि वो वर्म्स की वजह से आदमी के बहुत सारे मसाइल होते हैं, खून की कमी हो जाती है और बहुत सारे मसाइल, वो चूस रहे होते हैं। पैरासाइट्स है ना ये, पैरासाइट है ना। पैरासाइट का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर से ग़िज़ा लेके खा रहे हैं। हो सकता है कि भूख लगती है, लेकिन ये बहुत साइंटिफिक बुनियादों पर बात नहीं होती है।
अच्छा सर, पिनवर्म्स के लिए लोग होम रेमेडीज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रॉ गार्लिक, कोकोनट ऑयल। कहते हैं कि कोकोनट ऑयल जो है वो एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, तो वो कितना यूजफुल होता है एक इस इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए? देखिए बहुत सारी चीज जो है वो थोड़ी बहुत एंटी बैक्टीरियल जो है वो या इस टाइप की चीजें जो है वो क्वालिटीज रखती है, लेकिन जब आपके पास पर्टिकुलर दवा कोई मौजूद हो। अच्छा, मैं इस पे ये भी नहीं कहता कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलियोपैथिक यानी जो हमारी मेडिसिन है जो हमने पढ़ी उस पर करें। आपका जिस पे भी भरोसा है, लेकिन आपसे आज से कोई 200 साल पहले या 250 साल पहले हमारे इलाके में बरसगीर हिंदो पाक के अंदर एलियोपैथिक मेडिसिन तो नहीं थी, हकीम की मेडिसिन थी। तो वो हकीम भी इलाज तो कर रहे होंगे ना। जी वंश को 200 साल में थोड़ी है, इससे पहले भी होंगे यकीनन, तो इलाज तो कर ही रहे थे ना। लेकिन ये एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो उसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जदीद शक्ल है, मॉडिफाइड एंड जदीद है ना। आपने रिसर्च की कि ये इस चीज के करने से ये ज्यादा अच्छा होता है। 48 के अंदर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पेनिसिलिन बहुत ज्यादा यूज हुई और ब्रेक थ्रू कहा गया, इसके ऊपर जो नोबेल हुआ ये जनाब इन्फेक्शन से हो गया। आज पेनिसिलिन को कोई पूछता भी नहीं है। तो इसलिए ये चीजें तरक्की तो होती रहती है ना। हकीमों की दवा से तरक्की करके आप यहाँ तक पहुंचे एलियोपैथिक, और आगे भी जा रहे हैं। फिर आपने पहले खिलाने वाली दवाएं बनाई, फिर कैप्सूल भी बने, फिर इंजेक्शन बन गए, और आगे क्या होगा, अब पैच भी आ गए। तो सर ये यूजफुल है, मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है उसके, लेकिन मैं तो मशवरा ये दूंगा कि अगर कीड़ों का कोई मसला है पेट के, तो बेहतर है कि डॉक्टर से जो है वो पास जाएं, मिलें उससे, और वो टेस्ट उससे अगर लिखवा लें, पॉटी का स्टूल टेस्ट, और फिर उसमें जो रिपोर्ट हो उसके हिसाब से करें। मतलब अलर्ट अप ना करें कि जनाब ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, कुछ तो लगेगा। इंसान का जिस्म है, कोई लेबोरेटरी तो नहीं है ना। जी जी सर, पिन वर्म्स और इंटेस्टाइनल वर्म्स के अलावा और कौन से वर्म्स होते हैं? मैंने आपको कई जिक्र किया कि टेप वर्म्स कहलाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे टेप्स के टुकड़े। हुक वर्म्स ये बिल्कुल केचवे की तरह होंगे। पिन वर्म ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। थ्रेड वर्म ऐसा लगेगा सफेद धागे के छोटे छोटे पीस है। कई किस्म के वर्म्स हैं, ये सब आपको स्टूल की रिपोर्ट में मिल जाता है। अच्छा सर, बाज बच्चों को हाइट कम रह जाती है, तो उसकी क्या वजह होती है? ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, खुराक में कमी के बायस भी ऐसा हो सकता है, या कोई मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? सर 90% केसेस में तो कहा जाता है कि इनएडिक्वेट कैलोरी इनटेक की वजह से ऐसा होता है। चलिए, मैं पहले आपके 3 सवाल हैं, उसके अंदर पहले तीसरे वाले सवाल का जवाब दूं कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट से जो है वो तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई मेडिसिन आपने खाई और कोई एंटीबायोटिक खाई और आपकी ग्रोथ रुक गई। ये तो एक गलत ख्याल है। अब रह जाते हैं 2 सवाल। जेनेटिक्स बिल्कुल होता है, वालिदैन की हाइट का इफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर। वालिद वालदा दोनों की जो हाइट है वही जो है वो आपका प्लेग्राउंड होता है। जीन्स वो है ना, हम अगर गौर से देखें तो चंद भाई जो है वो एक दूसरे की उनकी गुफ्तगू का अंदाज, चलने का अंदाज एक जैसा होता है। ठीक है ना, जेनेटिक्स तो होती है यहाँ पर। बीमारियां बहुत सारी हैं। अगर आप बहुत लंबी लंबी कोई बीमारी में मुब्तला, जो क्रोनिक डिजीज कहते हैं, गुर्दों की लंबी बीमारी है किसी को, कोई जो है वो डायबिटीज का, बच्चों के डायबिटीज का शिकार है। और एक पॉइंट जो आपने, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने कहा, ग़िज़ा, ठीक है ना, मेल न्यूट्रिशन। ठीक है ना, हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये समझते हैं हम कि हमने जो है कोई अच्छी ग़िज़ा नहीं खिलाई। आपके जो घर में खाना है वही आपका अच्छा खाना है। महंगा खाना कोई अच्छा खाना नहीं होता, इसको क्लियर कर लें। जी मतलब ये कि आपने पहले बहुत सारे जो है वो प्रोप्राइटरी फूड ये अच्छे नहीं होते। आपके घर के दाल चावल रोटी सालन अंडा मुर्गी मछली सब्जी फल, ये सारे जो है आपके बेहतरीन खाने, डट के खाना है। अच्छा, बाद औक़ात ये होता है कि कुछ लोग, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, कि फैमिली के अंदर ये ट्रेंड होता है कि एक खास उम्र तक वो छोटे 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 एकदम लंबे हो जाते हैं, वो भी बड़ा अच्छा। इसी तरह लड़कियां जो है थोड़ी सी लड़कों की निस्बत थोड़ा फास्ट ग्रो करती है, अराउंड 1.5 ईयर। अगर 12 साल का एक लड़का हो और 12 साल की एक लड़की हो, तो 12 साल की लड़की जो है थोड़ा सा हाइट वाइज ज्यादा होगी जी, लेकिन उसकी हाइट जल्दी रुक भी जाएगी। फिर शी ग्रो लिटिल फास्टर, बट जगह रुक जाएगी। लड़की की जो है वो हाइट बढ़ने की रफ्तार जो स्लोली बट लंबी भी होगी। तो ये जनरल व्यू है।
मेल न्यूट्रिशन बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह कॉन्स्टिट्यूशनल डिले हो सकता है कि आपके यार इनके फैमिली का ट्रेंड है, मामू भी इसी रफ्तार से बढ़े थे, चाचा भी रफ्तार उनकी बढ़ने की यही थी। लोग कहेंगे हाँ जी फूफी लंबी हो गई थी जल्दी, खाला लंबी हो गई थी जल्दी, लेकिन अब्बा मामू चाचा ये जरा पीछे पीछे चल रहे थे। तो दैट्स ओके, उसको जो है वो उसमें टेस्ट होते हैं, आप देखते हैं क्या करना है। आप कलाई का टेस्ट करते हैं, इससे बोन एज निकालते हैं। आप विटामिन डी का टेस्ट करते हैं, आप खून का टेस्ट करते हैं कि खून की कमी तो नहीं है, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आप कम खा रहे हैं और कम खाने की वजह से आपकी हाइट खराब हो रही है। तो ये सारे टेस्ट करते हैं, लेकिन ये फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद, हिस्ट्री लेने के बाद ये सब कुछ होता है। सर मदर्स काफी परेशान रहती हैं अपने बच्चों की हाइट को लेकर, उनका यही हमेशा सवाल होता है कैसे बढ़ाई जाए। सर अभी तो आपने कहा कि कैलोरी से दाल वगैरह खाने की बजाय, और आप क्या कहेंगे कि क्या और चीजें ऐसी इस्तेमाल में लाए जिससे हाइट बढ़ सके? हाइट बढ़ने के लिए नहीं कहा मैंने, ये मैंने कैलोरीज पूरी करने के लिए कहा है कि आपकी ग़िज़ा अच्छी होगी तो आपकी सेहत ठीक जी जी रहेगी। कैलोरीज। ठीक है ना? तो कैलोरीज के लिए तो आप बोलते हैं ना, मसलन हम जो कहते हैं ना बच्चे के भी वो खाना जरा कम खाते हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ कि भाई चपाती खाता है बच्चा तुम्हारा? हाँ जी खाता है। मैं ठीक है, थोड़ा सा मक्खन लगा दो, थोड़ा सा घी लगा दो इसके ऊपर। उससे होगा कि ये छोटी चपाती होगी बट उसकी कैलोरिक वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना? वेस्टेड कैलोरीज इस्तेमाल मत करो, मसलन जूसेस मत पिलाओ, मसलन कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? फ्रूट्स कर लें, आप क्या है कि घर में शेक बना के देना, फाइन, दे दीजिए, फल भी खाएं। खजूर बहुत अच्छी चीज है आयरन के लिए। इसी तरह जो है वो अंडे के अंदर विटामिन डी मौजूद है, फिश मछली के अंदर विटामिन डी मौजूद है। ये जो अल्लाह मियां ने हमको 365 दिन धूप दी हुई है, दैट्स रिच ऑफ जी विटामिन डी। हम 10-11 बजे जो है वो 10 मिनट के लिए धूप में जरूर बैठे, खासतौर पर सर्दियों में। तो आपके इलाके में सर इस्लामाबाद में सर्दी होती है ना, तो वहाँ धूप में बैठे थोड़ी जी देर। जी सर आपने अभी खुद ही कह दिया कि डाउन सिंड्रोम हाइट से रिलेटेड नहीं है, पर डाउन सिंड्रोम के क्या जहन पर असरात पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी है। इसको जी इस तरह से समझ लें, जी बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं कि अल्लाह मियां ने इंसान के जिस्म में 46 क्रोमोसोम्स रखे हैं। ठीक ठीक है? है। 23 क्रोमोसोम्स माँ से आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स बाप से आते हैं। तो इसलिए जो है वो क्रोमोसोम्स के जितने जो चीजें हैं वो इसी तरह इसमें एक 23 क्रोमोसोम्स में जो है वो 22 कहलाते हैं ऑटोसोम, और एक कहलाता है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। तो माँ से आता है वो एक्स आता है, बाप से जो आता है वो वाई आता है। अगर बाप से भी एक्स आ जाए और माँ से भी एक्स है, माँ तो हमेशा एक्स देगी, इसलिए कि माँ के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बाप कभी वाई देता है, कभी एक्स देता है। अगर देता है तो, और तुमने लड़की पैदा की, तो आप बिल्कुल कह सकें कि नहीं, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिस इज द पार्ट ऑफ द फादर। तो ये फादर की। अच्छा, इसी तरह जो 22 ऑटोसोम है, इसके अंदर जो जी 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, ये जो है दो है ना, पेयर है ना, एक पेयर माँ से आया, एक क्रोमोसोम माँ से बाप से, ये पेयर तैयार हो गया। जी जी ये 21 नंबर का जो पेयर है, इस पे अगर जो है वो ट्राइसोमी हो जाए, ये 2 के बजाय कुदरती तौर पे किसी वजह से 3 हो जाए, जी ट्राई, TRI, ट्राई से जी 3, बाई के बजाय ट्राई हो जाए, ये डाउन सिंड्रोम बनाने की मेजर वजह, और भी, लेकिन ये मेजर वजह है। डाउन सिंड्रोम जो जेनेटिक डिजीज है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, आपकी जहनी सलाहियत बहुत खराब होती है, आपका आईक्यू लेवल बहुत खराब हो जी जाता है। जी तो उसमें कई उसमें स्टेजेस हैं कि आपका डाउन सिंड्रोम किस लेवल का है। कुछ बहुत ही खराब होते हैं, कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो जिसने बुक बैग लटका रखा था और उसने मेरे सामने बहुत अच्छे तरीके से सड़क क्रॉस की, मैं गाड़ी में से उसको देख रहा था और मुझे चेहरा देख के अंदाजा हो कि डाउन सिंड्रोम है। मैं सिग्नल पे तो मौजूद था, लेकिन जिस तरह उसने दोनों तरफ देख के सड़क क्रॉस की, मैंने कहा इसकी बड़ी अच्छी तरबियत हुई हुई है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप तरबियत दे सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं दे पाते। तो मेंटल रिटार्डेशन के मुख्तलिफ लेवल है, तो जहनी सलाहियत उसके हिसाब से होती जी है। कुछ लोगों को आप ट्रेन कर सकते हैं डाउन सिंड्रोम, कुछ को नहीं कर पाते। सर जो बच्चे डाउन सिंड्रोम से पैदा होते हैं और एक नॉर्मल बच्चे
बच्चे की डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, और डाउन सिंड्रोम को बच्चे को बड़ा करते वक्त किन चीजों का माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए? माँ बाप से पहले इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी डॉक्टर की आ जाती है। इसने पहली मरतबा एग्जामिन किया या दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों वालिदैन को एतमाद में ले ले। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई मरीज आया, मैंने देख के अंदाजा हुआ कि डाउन सिंड्रोम है, उसका टेस्ट भी है, कैरियोटाइप कहते हैं उसे, इससे आपको कंफर्म हो जाता है। लेकिन कुछ अलामात होती हैं हथेली पर, पाँव के अंगूठों के दरमियान गैप पर, नेक का वेब, आंखों का अप स्लांटिंग होना, टंग का प्रोट्रूशन, ये कुछ सलामत जिसको आपको देख के अंदाजा, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है ये डाउन सिंड्रोम कंफर्म तो कर लेता है वो टेस्ट है, लेकिन खासा एक्सपेंसिव टेस्ट है, लेकिन वो बता देता है। तो अगर वो वालिदैन को एतमाद में ले ले तो वो एक मरतबा आपके सामने हो सकता है रोएंगे अच्छी तरह, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब उनको आप अगर आप एतमाद में ले लेंगे तो वो आपकी बात मानेंगे। तो 2-3-4 नशिस्तों में आप उनका एतमाद बहाल कर लेते हैं कि इसको आपने पालना एक नॉर्मल तरीके से, लेकिन ये तमाम चीजों में अपने हम उम्र पैदा हुआ है, बहन का बेटा को, भाई का बेटा, बच्चा बच्ची, उससे डिफरेंट होंगे। बहुत जॉली मूड वाले लोग होते हैं, बड़े हंसते मुस्कुराते रहते हैं डाउन सिंड्रोम वाले, और लोग उनकी इस मुस्कुराहट का गलत फायदा भी उठाते हैं। तो आपको जो है वो डॉक्टर को एतमाद में लेके वालिदैन को पूरा साथ लेके चलना है कि हाउ टू रेज दिस काइंड ऑफ किड, इसको आपने कैसे परवरिश करनी है इसकी, वो आप लेके चलते हैं। तो ये डिलेड होते हैं हर चीज में, गर्दन ठहराने में, बैठने में, चलने में, बोलने में, ये डिलेड होते हैं, खासे डिलेड होते हैं। तो आपको समझाना है कि ये बोलेगा भी, लेकिन ये समझाना है साथ में कि आपके दीगर बच्चों की तरह इक्वलेंट नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ये दूसरे बच्चों की तरह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मैट्रिक, इंटर, कॉलेज ये नहीं करेगा। ये स्पेशल चाइल्ड है, इसको आप ट्रेन कर सकते हैं स्किल के लिए। मसलन कंप्यूटर है, इसमें हम आप बात कर रहे हैं, ये कंप्यूटर की असेंबली लाइन है कोई, हमने बता दिया डाउन सिंड्रोम के एक बंदे को कि आपने वहां स्क्रीन रखी हुई है, ये कीबोर्ड आपके सामने आएगा, आपने स्क्रीन इस पे यूं लगा देनी है, वो सीख जाएगा। अब अगर वो बेल्ट किसी वजह से स्लो हो गई या फास्ट हो गई तो वो जज नहीं कर पाएगा कि मुझे करना क्या है, उसको ये पता है कि मेरे सामने कीबोर्ड आएगा, मुझे स्क्रीन लगानी है। तो यू कैन ट्रेन देम टू सम एक्सटेंट, थोड़ी सी, मतलब वो 2 और 2 4, और आप उससे कहते हैं 4 के जो है तुम 2 से इसको जो है वो डिवाइड करके दिखाओ, और 1 + 3 करो, 3 + 1 करो, 1.5 + 2.5 करो। आप उसको तेजी से 5 काम कह दें कि तुम उठो, चप्पल पहनो, चप्पल पहन के गेट से बाहर जाओ, बाहर जाके जो है वो सब्जी वाले से सब्जी लो, उसको इतने पैसे दो, और फिर आके मुझे हिसाब बताओ। ये नहीं कर सकेगा बहुत सारी चीजें। इन बच्चों को ज्यादा स्पेशल तवज्जो की जरूरत होती है। एग्जैक्टली, इनको जो है वो कंटिन्यूअस जो गाइडेंस एंड सुपरविजन, वरना लोग इनको बेवकूफ बनाएंगे। आपने 500 का नोट देके भेजा और सब्जी वाले ने सब्जी देके उसको 100 रुपए का हिसाब दिया और 400 रुपए मार गया, उसको हिसाब किताब इतना अच्छा नहीं आएगा। आपको सुपरवाइज करना, लाइफ लॉन्ग सुपरविजन। जी सर, स्केलेटल डिस्प्लेजिया जो होता है, क्या ये भी एक हाइट की प्रॉब्लम है, और क्या ये फेटल है? क्योंकि 10,000 बर्ड्स में सिर्फ 2.4 को स्केलेटल डिस्प्लेजिया होता है, चल जा पाता। उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे जाकर, और क्या ये फेटल है? फेटल तो नहीं है, पहली बात, फेटल तो नहीं है, ठीक है। स्केलेटल डिस्प्लेजिया सारे फेटल नहीं है, ठीक है। कुछ जो है वो हो सकते हैं जो बहुत ही रेयर किस्म के हैं, वो जरूरी नहीं कि उसका हम जिक्र करें यहाँ पर, हम लोग परेशान भी होते हैं उसको। लेकिन स्केलेटल डिस्प्लेजिया का मतलब है कि आपने बोने देखे होंगे ना, आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं, तो उनकी हड्डियों की जो लेंथ है वो जो है वो नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि जेनेटिक डिफेक्ट है ये। अल्ट्रासाउंड में माँ की पेट नहीं पता चल जाता है, इसके स्केलेटल डिस्प्लेजिया है ये। तो वो जैसे उसकी जो है वो ये वाली हड्डी छोटी है, ये वाली हड्डी छोटी है, पाँव के ऊपर की हड्डी छोटी है, पाँव के नीचे की हड्डी छोटी है, धड़ बड़ा है और हाथ पाँव छोटे छोटे हैं। तो ड्वार्फिज्म जो है वो काइंड ऑफ स्केलेटल डिस्प्लेजिया कह सकते हैं। ये मैं इसको इंटरमिक्स नहीं कर रहा, तो समझाने के लिए कह रहा हूँ। बोना जो होता है ये स्केलेटल डिस्प्लेजिया, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है।
अच्छा, इसको अभी जो है वो हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि हम बोन को लेंथ कर दें। फ्यूचर में इंशाल्लाह हो सकती है कि हम जीन ग्राफ्टिंग करके ये करने शुरू करें, फिलहाल अभी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि इल्म हासिल करो, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है सिवाय मौत के। जी जी। तो सर क्या मतलब जिनका नहीं पता लग पाता बर्थ से पहले, तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर अल्ट्रासाउंड मिस हो गया है कोई प्रॉब्लम में, किसी ने उसको सही तरह से नहीं पिक किया है, तो जाहिर बात है बर्थ पे एकदम जो शॉक में तो आएंगे ना फैमिली। तो वहां पे भी वो पीडियाट्रिशियन का काम है कि वो फैमिली को किस तरह कंसोल करता है कि दिस इज योर बेबी, ये तुम्हारा बच्चा है, ठीक है, अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया है, लेकिन ये तुम्हारी आंखों का तारा है, तुमने इसको लेके चलना है। और ये जो है वो मसलन मेरी एक रिश्तेदार खातून स्केलेटल डिस्प्लेसिया के शिकार हैं, बट शी इज एन इंजीनियर, कार भी ड्राइव करती हैं, इंजीनियर है, कार भी ड्राइव कर, स्पेशल कार डिजाइन हुई है उनके लिए। तो उनकी जहनी सलाहियतों में बिल्कुल कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ हाइट के मसाइल है। अच्छा। जहन बेहतरीन होते हैं, तेज शार्प ज़हीन लोग। सर उनको बाकियों से भी काफी मतलब पर असर तो कर सकता है, किसी ना किसी तरह से जहनी दबाव, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते का हैं ना, शिकार हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होंगे ना, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, एग्रेसिव बिहेवियर का। लेकिन बात वही आ गई ना कि जो बच्चों का डॉक्टर है जो शुरू से लेके चल रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कोई एक पीडियाट्रिशियन ले लें जिसको आप समझ सकते हो, वो आपकी फैमिली की डायनामिक्स को भी समझता है, तो वो आपको लेके चलेगा, उस बच्चे को बकअप करेगा कि यू आर ग्रेट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो। मैंने आपको अपनी फैमिली का बताया, शी इज एन इंजीनियर। जी। तो ये तो सर ग्रोथ जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बोलिए, आप बोलिए। सर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी कैसे होती है, और क्या ये अर्ली चाइल्डहुड में इसका पता चल जाता है या आगे जाके आइडेंटिफाई होती है? और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं ग्रोथ को लेकर, हाइट और वेट ना बढ़ने के, तो अगर ना बढ़े तो बच्चों में फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी या मेंटली भी वो उनको इफेक्ट हो सकता है? बहुत अच्छी बात, आज आप रिसर्च करके आई है, खासी लगता है, खासी ग्रोथ हार्मोन पे और इस पे आपने सवालात कर लिए, तो अच्छी बात है, पढ़ा के आई है। देखिए ग्रोथ हार्मोन भी जो एक हार्मोन है, हमारे जिसमें बहुत सारे हार्मोन, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन भी जो है वो अल्लाह ताला ने एक हार्मोन रखा है जो हमारी ग्रोथ को, उसकी डेफिशिएंसी का मतलब कि वो हार्मोन अल्लाह ताला वहां बना नहीं रहा, ठीक है ना। यहाँ पे सामने, बिल्कुल सामने जो है वो जस्ट इस बोन के पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ है, ग्लैंड है, उसमें से हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन जो है आपके मुख्तलिफ हार्मोन को कंट्रोल करता है। इसके साथ एक और चीज लगा ले ग्रोथ हार्मोन के साथ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है ना। ये जब भी डिसबैलेंस होंगे, TSH डिसबैलेंस होगा तो उसके मसाइल अलग हैं, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो यकीनन ग्रोथ जो रिटार्डेशन में आएगी। यस, वी कैन पिक अप इन अर्ली न्यूबॉर्न पीरियड, बिल्कुल हम पिक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। बीइंग न्यूरोटोलॉजिस्ट, न्यूबॉर्न बेबी के जो है वो एक छोटा सा डॉक्टर हूँ न्यूबॉर्न बेबीज का, तो हम बहुत सारे साइन एंड सिम्टम देखते हैं, पकड़ते हैं। मसलन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि किसी बच्चे की न्यूबॉर्न पीरियड में शक्कर कहते हैं जी कम हो गई, अब आपने एक मरतबा चेक की, 2 मरतबा चेक किया, आपने उसको ग्लूकोज दे दिया, आपने ये दे दिया, वो शक्कर उसकी कमी आई चली जा रही है, तो दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। तो न्यूबॉर्न के डॉक्टरों को बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। अगर हम किसी को डिस्चार्ज कर रहे हैं या हम किसी को कह रहे हैं कि यू आर ओके, तो हम अपनी इज्जत भी दांव पे लगा रहे होते हैं कि कुछ हो गया, क्योंकि बच्चा तो कुछ नहीं बताएगा ना, आपने तो चेकअप करके बताया कि ठीक है ये। तो ये खासा जो है वो डेलिकेट एंड डेडिकेशन वाला काम है। तो आप बिल्कुल पिक कर सकते हैं ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ के अंदर, अगर आपको कुछ साइन एंड सिम्टम, मैंने आपको एक साइन बताई, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम हो जाना। इसके अलावा बहुत सारे साइन जो नजर आती हैं जो न्यूबॉर्न डॉक्टर देखता है और फिर वो अपनी प्लानिंग करता है। इसको हमारी जबान में कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है उसको फिर हम करते जाते हैं।
तो सर ये सिर्फ फिजिकली मतलब प्रॉब्लम करते हैं या मेंटली भी इसका इफेक्ट होता है दोनों बच्चों पर? दोनों दोनों दोनों। अगर ग्रोथ अच्छा। हार्मोन डेफिशिएंसी हो, टीएसएच प्रॉब्लम हो, तो फिजिकल एंड मेंटल दोनों अगर करेक्ट नहीं की जाए, तो करेक्ट कर दी जाए तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। दिमाग भी सही रहेगा, हाइट भी ठीक होगी। ठीक है। सर एस्केराइसिस जो एक इन्फेक्शन है वो किस वर्म से होता है और ये कैसे डायग्नोज किया जाता है? इन वर्म्स को ही कहते हैं ये, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स। अच्छा। अच्छा, ठीक है पिन सर। वर्म, थ्रेड और वर्म्स। जो राउंड वर्म्स, फिर सर राउंड वर्म्स में क्या फर्क है? वो जो हुक वर्म्स और राउंड वर्म, जो केचुआ नहीं होता, जो हम जी लोग कभी कभी जो है वो दरिया पे, नदी पे जाके मछली पकड़ने के लिए हुक पे लगाते हैं, ये राउंड वर्म्स एंड हुक वर्म्स जी जी। है। ये वो है केचुआ। सर उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब कैसे पता लगता है कि बच्चे को सिम्टम्स तो बच्चा सारे हो? वही होते हैं। इनल इचिंग, कि बालौकात मुंह से निकल जाते हैं बड़े बड़े वर्म्स। अगर इतने ज्यादा हो जाए पेट में तो वो क्रीप अप जी। करके मुंह से निकलते हैं। रिसेंटली कोई अच्छा। शायद 6 महीने पहले या साल भर पहले रफली 13 की दाल में रख के वो सारे कीड़े निकाल के और 2-3 अल्ट्रासाउंड करा के उसको भेजा फिर हमने कि अब तुम ठीक हो। ठीक है सर। अपोर्ट सिंड्रोम जो होता है वो एक रेयर डिजीज है, वो क्या होती है? ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, एपर्ट सिंड्रोम, APERT। इसी की जी बात जी। करें, एल्पर्ट। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं सारे, ये इसमें मुख्तलिफ चीजें, हाइट की और बोन की डिसऑर्डर्स। तो ये तो सिंड्रोम्स तो बहुत सारे हैं अच्छा, ना। इसमें भी? जी सर, जेनेटिक सिंड्रोम है सारे। जी जी। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वक्त दिया, आपने ज्वाइन किया, टाइम निकाला। सामईन आप सुन रहे थे आज FM आज मुझे खुशी हुई कि आप 102.2 से। खासी खासी तैयारी करके आई थी। थैंक यू सर। सामईन आप सुन रहे थे FM 102.2 से प्रोग्राम सेहत क्यों जरूरी है। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अजहर चुगताई। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं azbpakistan.tv और edutv.hsc पर। इसी के साथ अपनी मेजबान अरूज अयूब को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।